बड़ी खबर ओडिशा से आपको बताते, जहां पर ढेंकनाल की खदान में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके से 4 मजदूरों की मौत की जानकारी है और कई मजदूर यहां खदान में दबे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। ओडिशा के ढेंकनाल में ये खदान में धमाका हुआ है, ये बड़ा धमाका बताया जा रहा है और इस धमाके से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं मलबे में कई और मजदूर दबे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे को वहां पर हटाने का काम किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहां कौन दबा हुआ हो सकता है, उसको वक्त रहते बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। रजनीकांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रजनीकांत, अभी वहां पर क्या स्थिति है और कैसे ये धमाका हुआ, क्या कुछ जानकारी साफ हो पाई है अभी तक? देखिए अपर्णा, ये कल रात की घटना है जहां पर जिस तरह से काम चलना था उसी तरह से चल रहा था काम, और वहां पे एक बड़ा धमाका हो गया। बोल रहे हैं धमाका का तेज बहुत बड़ी था, मतलब धमाका का जो आवाज था बहुत बड़ा था और जिसके कारण अभी आशंका की जा रही है कम से कम 4 लोगों की तो मौत हो गई है और वहां पे और कई लोग भी फंसे हो सकते हैं, जिसको आशंका लेके अभी पहुंच गया, मतलब जो बुलडोजर गाड़ी उड़ी पहुंच चुका है उनको निकालने के लिए, और पुलिस भी जाकर वहाँ पे इंक्वायरी कर रही है कि वहाँ पे कितने लोग थे, कैसे काम चल रहा था, क्यों ये घटना हुआ, इसके पीछे की क्या कारण है, इसकी भी अभी मतलब जानकारी जांच की जा रही है। तो किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितना वक्त लग सकता है पूरा होने में इस ऑपरेशन को? धमाके के अनुसार जिस तरह का धमाका हुआ है वहाँ पे सब पत्थर का ढेर पूरा जमा हो चुका है और इसके कारण वहाँ पे जो क्रेन और बुलडोजर लगाया जा रहा है उनको हटाने के लिए लगा। जो मलबा जो वहाँ पे मलबा के नीचे भी कोई रह सकता है, जिसको लेके अभी प्रशासन की ओर से पूरी तरह से मुस्तैदी से काम की जा रही है कि ताकि बहुत जल्दी से उसको हटाया जाए और अगर कोई फंसा हुआ है उसमें अगर जान बन सकती है तो बचाने की कोशिश भी की जाएगी। मगर अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि कितने आदमी वहाँ हो सकते हैं। आशंका की जा रही है शायद ज्यादा लोग भी वहाँ फंसे हो सकते हैं, इसको लेकर अभी पूरी मुस्तैदी से काम चल रही है। तुरंत से मलबा हटाया जाए और बाहर निकाला जा सके अगर भी कोई वहाँ पर अगर भी फंसा हुआ रहे तो। बहुत धन्यवाद रजनीकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद। एक और बड़ी खबर का रुख करें। बलात्कार के दोषी राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। जी हां, राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है। रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम और थोड़ी ही देर में जेल से बाहर आएगा राम रहीम। राम रहीम बलात्कार के मामले में दोषी है, जेल में सजा काट रहा है और एक बार फिर पैरोल पर बाहर आ रहा है। और राम रहीम को जो लगातार पैरोल मिल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, ऐसा लग रहा है कि जितना वक्त जेल में नहीं बल्कि उतना जेल से बाहर काटता है दोषी राम रहीम। जी बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा सरकार जो है बिल्कुल मेहरबान है गुरमीत राम रहीम पे। हालांकि सरकार जो है बार बार ये कहती है कि जो भी पैरोल या फरलो जो है राम रहीम को दी जाती है वो नियमों के अनुसार दी जाती है। और सवाल खड़ा जरूर होता है कि राम रहीम को जिस तरीके से बार बार पैरोल और फरलो पे रिलीज किया जाता है और जब से राम रहीम जो है जेल में गया है तब से ये 14वीं बार है जब राम रहीम जो है ये बाहर आएगा जेल से जो है पैरोल पे। तो बिल्कुल सवाल जो है हरियाणा सरकार के ऊपर उठते हैं और हरियाणा सरकार बार बार बोलती है कि हम नियमों के तहत ही जो है ये सारा जो है राम रहीम को पैरोल और फरलो देते हैं। और बिल्कुल जो हरियाणा सरकार है पूरी तरह मेहरबान है राम रहीम के ऊपर। क्या ये वोट बैंक का डर है या अपने सियासी मजबूरियां? जो नियमों की बात तो कहती है सरकार, लेकिन इतना वक्त जेल से बाहर रहने को मिलता है राम रहीम को। निश्चित तौर से इसमें तो कोई शक नहीं है कि राम रहीम जो है वो खुले तौर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। अपना जो फॉलोअर्स हैं उनको जो है बीजेपी का समर्थन करने के लिए बोलता है। तो पॉलिटिकल मजबूरियां तो हैं ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिसके तहत जो है राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो मिलती है। जी धन्यवाद सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बुजुर्ग पति पत्नी की घर में हत्या से हड़कंप मचा है। शाहदरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। मकान की तीसरी मंजिल से दोनों के शव मिले हैं।
चेहरे पर चोट के निशान हैं। लूट के एंगल से भी जांच की जा रही है। दिल्ली के शाहदरा में ये डबल मर्डर की वारदात, इस वारदात से वहां हड़कंप मच गया। पति पत्नी के शव मंजिल के तीसरे फ्लोर से मिले हैं और अब पुलिस जांच में जुट गई है। लूट की बात से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी के शवों पर चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, अपर्णा जो मरने वाले हैं उनकी पहचान परवेज बंसल और वीरेंद्र कुमार बंसल के तौर पर हुई है और ये फिलहाल वही घर है जिसके तीसरे फ्लोर पर ये जो डेड बॉडी है बुजुर्ग दंपत्ति की वो मिली है। बताया जा रहा है रात में इनका बेटा जो है वो यहाँ पर पहुँचता है और रात में देखता है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जिसके बाद वो जब अंदर जाता है तो अलग अलग बेडरूम में उनकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। बहरहाल लूट के एंगल को भी पुलिस खंगाल रही है और इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से फिलहाल ये जो हत्या की वारदात हुई है उसको अंजाम दिया गया है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो तैनात की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा, इस पूरे मामले में जांच को लेकर कहीं ना कहीं पूरे इलाके में देखिए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इलाके में अफरा तफरी है। बात भी कर लेते हैं, ये कितने बजे आप लोग को पता, आप लोग यहीं रहते हैं क्या? कब जानकारी मिली? वही बता रहे हैं कि भाई अभी रात को 12 बजे उनके बेटे ने देखा था। ये जानकारी यही सुनने में आया, मेरे को इतना आइडिया नहीं। तो देखिए, ये तमाम लोग जो पड़ोसी हैं अभी यही रहते हैं, ये पीछे रहते हैं हम अभी। कब आप लोग को जानकारी? हमें तो सुबह पता लगी थी 9 बजे जब गाड़ी आई ना सर, जब पता लगी थी हमको। तो ये क्या कर रिटायर है दोनों मियाँ बीबी। बेटा भी उनका ही? हाँ, बेटा तो गया हुआ था, वो तो जब आया ना शाम को। भाई साहब, क्या ये पूरा जो घटनाक्रम है क्या हुआ, कब आप लोग को जानकारी मिली? सर हमें तो 12:15 बजे करीब जानकारी मिली थी इसकी, तो हम लोग ऊपर गए थे। वो जब उनका बेटा चिल्ला रहा था उनको देखने के लिए फिर हम गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर जाके देखा तो दोनों एक बाहर कमरे में नीचे बेड से नीचे पड़े हैं, एक अंदर कमरे के अंदर उनके पापा जो है वो बेड के ऊपर ही किसी ने मार रखा है उनको। तब हमें जानकारी मिली तो उनके लड़के से हमने पुलिस को कॉल करवाया 112 नंबर पे। फिर पुलिस आई 15-20 मिनट बाद में, फिर पुलिस ने अपने हैंडल में ले लिया। लूटपाट की भी चीज़ें? पार्ट की कोई ऐसी नहीं लग रहा, नहीं कुछ बिखरा हुआ नहीं था, कुछ एकदम साफ सुथरा मकान था, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं थी। बेटा उनके साथ ही यहीं रहता था या अलग रहता? बेटा इनके साथ ही रहता है। वो कह रहा है, बेटा कह रहा है कि मैं 6 बजे गया हूँ और 11:15 बजे वापस आया हूँ। और जब वो चिल्ला रहा था तो हमने, हमारी बेटी पढ़ रही थी अंदर कमरे में, तो उसने हमें आके जगाया, बोले पापा ऐसी बात है। तो हम लोगों ने ऊपर फिर देखने के लिए गए, 2 जने हम मिल के देखने के लिए गए भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। देखा तो अंदर जाके दोनों वो मृत हालत में पड़े। क्या रिटायर्ड टीचर है दोनों लोग या? नहीं, हस्बैंड वीरेंद्र जी। आपको कोई रंजिश वगैरह या कोई दुश्मनी या कोई, लोग यहीं रहते थे तो उनका व्यवहार आपको पता ही होगा? नहीं, रंजिश वगैरह कोई नहीं है, एकदम सीधे साधे आदमी है, ऐसा कोई रंजिश नहीं है, नहीं। तो अपर्णा देखिए, ये पड़ोसी हैं जिनको फिलहाल ये जानकारी रात में 12:30 बजे के आसपास हुई और उनके बेटे को भी ये जानकारी हुई। हालांकि फिर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन आप देख भी सकती हैं कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो मौके पे है, इलाके में तमाम जो लोग हैं वो मौके पे हैं और इसी बिल्डिंग में, जो ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है श्री राम भवन, इसी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बताया जाता है कि वो रह रहे थे। शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं संभल की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गांव वालों ने पहले ही खुद ही ये मस्जिद तोड़ दी थी। मस्जिद के बचे हुए हिस्से को आज प्रशासन ने हटाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध तरीके से यहां पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। गांव वालों ने पहले ही इस अवैध मस्जिद के निर्माण को यहां पर हटा दिया था। बचे हुए हिस्से को आज प्रशासन की ओर से हटाया गया है। ये आप देख रहे हैं बुलडोजर की तस्वीर, यहां से मलबे को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद ग्राम समाज की जमीन पर ये जो अवैध मस्जिद बनाई गई थी, गांव वालों ने प्रशासन के बुलडोजर के आने से पहले ही उसे खुद ही तोड़ दिया था। प्रशासन के आदेश के बाद 439 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध मस्जिद को गांव वालों ने हटाया था।
कार्रवाई अलग से करेंगे और प्रधान पर भी एफआईआर हो गई है, जेल हो गई है। सर जेसीबी भी बुलडोजर भी चलाया गया वहाँ पर उस लैंड पर। देखिए तालाब की भूमि है ना, तालाब की भूमि किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं हो सकती, कोई अपना मकान नहीं बना सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो हमारे एटर्नल वाटर रिसोर्सेज हैं, पूरे गांव का जो जल है वो वहाँ आता है, उससे भूमि रिचार्ज होती है, सबको जल मिलता है। और तालाब वैसे भी सरोवर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, नदियाँ हमेशा पूजनीय रही, क्योंकि वो हमें जल देते हैं और हम देने वाले की हमेशा पूजा करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होगा तो 100% ध्वस्त होगा ही होगा। तो सुना आपने, ये डीएम है राजेंद्र पेंसिया जो कह रहे हैं कि नदियां, तालाब, सरोवर पूजनीय होते हैं, जो देने वाला है उसके हमेशा पूजा की जाती है और जो भी सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण करेगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, उसे ध्वस्त किया ही जाएगा। ये तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, तो वो अवैध निर्माण था, इसीलिए उस अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया गया था, उस पर कार्रवाई हुई। और बात करते हैं केरल की, जहां के त्रिशूर में भड़की आग देखने के बाद लोग दहशत में आ गए। आग रेलवे स्टेशन पर भड़की थी, जिसने इसका विकराल रूप ले लिया कि लोग इसे देखने के बाद खौफजदा हो गए। आग बाइक पार्किंग एरिया के पास लगी थी, इसने देखते देखते पूरी पार्किंग को अपने आगोश में ले लिया और इस आग की लपटों में कई बाइक जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बाइक पार्किंग एरिया जहां पर आग लगी और पार्किंग में जो बाइक खड़ी थी उन्हें किस तरह आग ने खाक कर दिया, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस वक्त पार्किंग में आग लगी उस वक्त 600 से अधिक बाइक इस पार्किंग एरिया में पार्क की गई थी। तो आग की लपटे, ये धुआं, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भयावह आग लगी थी। ये पार्किंग एरिया था जहां पर बाइक पार्क की जाती थी, वहां पर आग लग गई। जिस समय आग की लपटों ने इस पार्किंग एरिया को अपनी चपेट में लिया उस वक्त वहां पर 600 से ज्यादा बाइक पार्क की गई थी। केरल की त्रिशूर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और यहां खड़ी बाइक जलकर खाक हो गई। बात करते हैं राजस्थान की, जहां के अजमेर में आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग जारी है। इसमें भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय सेना के जवान आधुनिक हथियारों के साथ इस खास ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें सेना की भैरव फोर्स के जवानों की है, जो हर हालात में न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ट्रेन है, बल्कि दुश्मन का सफाया करने में भी इन्हें महारत हासिल है। इन 3 तस्वीरों में आप इन जवानों का अदम्य साहस देख सकते हैं। इस खास ट्रेनिंग का आयोजन अजमेर के नासिराबाद में किया जा रहा है, जहां पर जवान पूरे अनुशासन के साथ युद्ध कौशल की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आधुनिक हथियारों के साथ जवान कई तरह की मॉक ड्रिल में भी हिस्सा ले रहे हैं, जो खास तौर से आतंकियों का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। तो स्पेशल फोर्स भैरव का दम, जवानों में जबरदस्त जोश और ये शौर्य और पराक्रम यहां पर देखने को मिल रहा है नासिराबाद में, जहां ये ट्रेनिंग जारी है। आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन जवानों को यहां ट्रेन किया जा रहा है। बात जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर भारी बर्फबारी से यहां की सूरत ही बदल गई। वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान 0 से भी काफी नीचे चला गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत वादियों को देखकर टूरिस्ट काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई। इसकी वजह से वहां बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी का दौर जारी है और इस वक्त तमाम पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से वहां सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं पर लगातार बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पारा माइनस में पहुंच गया है और कड़कड़ाती ठंड लोगों को परेशान करने में लगी है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, जहां पर पारा लगातार नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा लोगों के लिए परेशानियां लेकर आया है। कोहरे और शीतलहर के सितम ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से देश के कई इलाकों में ट्रेनें
देरी से चल रही है, तो वहीं सड़कों पर भी चलना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हालात ये हैं कि लोगों को सड़क पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे में हादसे का खतरा भी बना हुआ है। मुंबई लोकल में स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक तेज रफ्तार से चलती लोकल ट्रेन में लटकता हुआ दिख रहा है और खतरनाक स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आरोप है कि युवक ने खुद ही ट्रेन पर स्टंट किया और जानलेवा स्टंट को रिकॉर्ड भी उसने खुद ही किया, फिर खुद ही से सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो 31 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसके सामने आते ही आरपीएफ की आईटी सेल एक्शन में आ गई। इसने तमाम इनपुट की मदद से युवक की पहचान कर ली और उसके बाद युवक को डिटेन किया गया। युवक की पहचान बिहार के बाबुल के तौर पर हुई है, जिसने पुलिस के सामने अपनी गलती मानी और फिर भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करने की बात कही, जिसके बाद रेलवे पुलिस फोर्स ने इसे नोटिस देकर छोड़ दिया। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी हमले की एंट्री अब देश की सियासत में भी हो गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की दुहाई देते हुए कहा कि जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश से उठा सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को उठाकर नहीं ला सकती। असदुद्दीन ओवैसी का ये हमला ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में घुसकर उसी के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बना लिया। अब इसी को लेकर ओवैसी ने सरकार को निशाने पर लिया है। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। ओवैसी ने ये बात मुंबई के गोवंडी में आयोजित एक जनसभा में कही, जहां ओवैसी लगातार केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को अपने निशाने पर ले रहे थे। हरिद्वार के बीएचईएल परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फेयरवेल के नाम पर एक स्कूल के छात्र गाड़ियों पर चढ़कर हुड़दंग करने लगे। फेयरवेल के नाम पर की गई इस हुड़दंग के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें छात्र गाड़ियों की छत पर चढ़कर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई छात्र अपनी गाड़ियों को हाई स्पीड पर दौड़ाते दिखे, जो न सिर्फ अपनी बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। हालांकि जैसे ही बीएचईएल के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे, वैसे ही हुड़दंग मचा रहे छात्र मौके से भाग निकले। लेकिन इस तरह से छात्रों ने उत्पात मचाया, उससे स्थानीय लोग खासे नाराज दिखे। लोगों ने इन छात्रों के खिलाफ एक्शन की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार गंदे पानी को लेकर अलर्ट मोड पर है, जिसकी एक तस्वीर सागर में देखने को मिली, जहां गंदे पानी को देख नगर निगम पानी की टंकियों की सफाई करने कूद पड़ा। दरअसल जो इंदौर में हुआ वो सागर में ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सागर में एक दिन पानी की सप्लाई रोककर नगर निगम ने पानी की टंकियों की सफाई का अभियान चलाया, जिसमें नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री और विधायक शैलेंद्र जैन ने पानी की टंकियों में उतरकर खुद से सफाई भी की। किसी तरह का कचरा नहीं है, कुछ पत्थर के जो अवशेष आते हैं जो कि बड़े डाया के पाइप से आ जाते हैं और इसकी पूरी तरीके से सफाई कराई जा रही है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के बाद मध्य प्रदेश के लोग डरे हुए हैं। डर है कि जो हादसा इंदौर में हुआ वो किसी और शहर में ना हो। यही वजह है कि सागर में नगर निगम फुल एक्शन में नजर आया, लेकिन नगर निगम के दावे के बाद भी कई टंकियों में पानी इतना गंदा मिला कि स्वच्छ पानी देने के दावे पर सवाल खड़े होते दिखे। हालांकि तुरंत ही नगर निगम फावड़ा तसला लेकर कचरे को निकालने में जुट गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सफाई रूटीन में क्यों नहीं होती, क्यों किसी हादसे के बाद ही सिस्टम की नींद खुलती है। यूपी के गाजियाबाद में एक इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश का नाम अबरार है, जिस पर लूट, चोरी और गैंगस्टर समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस को लंबे समय से अबरार की तलाश थी, लेकिन जब पुलिस मसूरी तिराहे पर रूटीन ट्रैकिंग कर रही थी तब पुलिस ने अबरार को रुकने के लिए कहा, लेकिन अबरार ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। अपनी बाइक को मोड़ने का प्रयास करके भागने की कोशिश की और साथ ही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर भी की। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुई उससे इस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त की गई है, जिससे आरोपी जा रहा था। राजस्थान के सिरोही में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसी ने टायरों के ढेर में आग लगा दी, जिससे घरों में काला जहरीला धुआं भर गया। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। जिस जगह आग लगी वहां आसपास पीएम आवास थे, जिसमें धुआं भर जाने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे और बुजुर्गों को झेलनी पड़ी। ये आग इतनी भयानक थी कि पूरी रात जलती रही और सुबह होने तक नहीं बुझी। आरोप है कि आग जानबूझकर लगाई गई ताकि टायर से तार निकाला जा सके। यहाँ पे टायरों का ढेर रखा हुआ था, उसने जानबूझ के यहाँ पे आग लगाई है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रशासन भी साथ में मिला हुआ है। वहीं एक आरोप अवैध ब्लास्टिंग करके पत्थर निकालने का भी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि जिस जगह आग लगी वो सिरोही का पिंडवाड़ा इलाका है। अब ये आग हादसा है या फिर साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक महिला ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश की और ये वारदात ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बीजेपी का नेता अपने गुंडों के साथ ऑफिस पहुंचा और काम नहीं करने का आरोप लगाकर हमले की कोशिश की। इस बीच महिला अधिकारी पर हमले के विरोध में बीडीओ ऑफिस के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और बीजेपी नेता के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि घटना की प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। तो यूपी की गोरखपुर पुलिस ने स्पेशल 36 गैंग का खुलासा किया। इस गिरोह में पुरुष नहीं महिलाएं शामिल थी, जो बहुत ही शातिर तरीके से चोरी और लूट को अंजाम दिया करती थी। पुलिस के सामने खड़ी ये महिलाओं को ही निशाना बनाती थीं। गोरखपुर में सांप बिच्छू गैंग के नाम से कुख्यात हैं। इस गैंग में 36 महिलाएं शामिल थीं, जो अलग अलग टुकड़ियों में बसों और ऑटो में बैठ जाती थीं और अचानक नकली सांप और बिच्छू फेंककर चिल्लाने लगती थी और इसी बीच पलक झपकते गले से चेन, जेवर और बैग पर हाथ साफ करके फरार हो जाती थीं। कई बार तो सेफ्टी पिन चुभोकर चेन खींच लेती थीं। महिलाओं का स्पेशल 36 गैंग कई जिलों में काम करता था। काफी दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही थी, लेकिन आखिरकार में गोरखपुर पुलिस ने प्लान बनाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 36 महिलाओं के साथ 4 पुरुषों को भी पकड़ा है, जो इनके अपराध में बराबर के हिस्सेदार थे। इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर में भी दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में गांधीनगर में टाइफाइड के 67 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 31 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये सभी मामले गांधीनगर के सेक्टर 24, 26, 27, 28 और आदिवाड़ा इलाके से मिले हैं। सबसे ज्यादा मामले सेक्टर 24 के इंदिरा नगर से सामने आए हैं। गांधीनगर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि लोगों को दूषित पीने का पानी मिलने से टाइफाइड फैला है। इधर राज्य के गृह मंत्री आज अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। कोई नागरिको खास કરીને ટાઇફોઇડની અંદર સંકળાયેલા સૌ લોકોની ટ્રીટમેન્ટની વ્યવસ્થાઓ અને તમામ લોકો એક સારી રીતે આ ટ્રીટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરી શકે, ખાસ કરીને 22 ડોક્ટરોની ટીમ બનાવવામાં આવી છે। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पाइपलाइन में रुकावट और सीवेज के ओवरफ्लो होने की वजह से टाइफाइड के मामले बढ़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नोएडा में 2 जनवरी की रात को हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हैरान करने की बात तो यह है कि मृतक आरोपी का साड़ू था। पूछताछ में आरोपी रामवचन ने बताया कि वो और उसका साढ़ू काफी समय से साथ रहते थे, लेकिन इसी दौरान साढ़ू के पत्नी से अवैध संबंध हो गए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ था। करीब 20 से 25 दिन पहले हुए बड़े झगड़े के बाद रामवचन ने अपने दूसरे साढ़ू साजन माझी के साथ मिलकर अजय की हत्या की योजना बना ली। प्लानिंग के मुताबिक दोनों ने पहले साढ़ू अजय मुखिया को शराब पीने के बहाने बुलाया और फिर गला घोंटकर मार डाला। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने अपने तीसरे साथी ई रिक्शा चालक अशोक की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी साथी इरम से जुड़ा एक और वीडियो चर्चा में है।
ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि ज़काती पर गंभीर आरोप लगाने वाले इरम के पति खुर्शीद का है। वीडियो में खुर्शीद, शादाब, ज़काती और इरम तीनों नजर आ रहे हैं। खुर्शीद ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उनके बीच अब कोई विवाद नहीं है। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। भाई साहब, शादाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है। हालांकि इस वीडियो को लेकर एक दावा ये भी किया जा रहा है कि गुरुवार रात को थाने में हुए हंगामे और विवाद से पहले का है। फिलहाल गुरुवार को थाने में हुए हंगामे के बाद पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन कर रही है।